हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। सैटरडे आज सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को वेट होता है सैटरडे को सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक यानी कि एसपीटी की क्लास का। और अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको बता दें ये एक यूनिक क्लास है, सिर्फ कहने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे ये क्लास कहीं नहीं मिलेगी। और यूट्यूब तो ठीक है, ये तो फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको पेड कोर्स ले लो, वहाँ भी इस क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश को लॉजिक से अप्रोच करना। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को रखूंगा और मैं उनको करता जाऊंगा ब्रेक। हर वर्ड को उसकी जगह दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। और लास्ट में देखेंगे कि जो एरर्स सेंटेंसेस में रखी हुई हैं उनको कैसे लॉजिक के साथ पकड़ना है, रट्टा मार के नहीं, तुक्का मार के नहीं, लॉजिक के साथ। तो इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक लगाने वाली क्लास है, जैसे मैंने पर्सनली इंग्लिश को अप्रोच किया है आप भी मेरे साथ सीखते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके डाउनलोड करें वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर को। ऐप पे आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। पहला कोर्स है राइटिंग का, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश में, है ना। यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी टॉपिक डिस्क्रिप्टिव का अगर लिखना चाहें तो 60 से 70 घंटे में मेहनत करके आप डिस्क्रिप्टिव लिखना यहाँ पे सीख सकते हैं। कोर्स को अवेल कर सकते हैं मकर संक्रांति के मौके पे इस कोड के साथ में ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स अवेलेबल है। बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के भरपूर प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। खूब सारी क्लासेस, खूब सारे मॉक टेस्ट और खूब सारे पीडीएफ्स। फ़ायदा इसका भी ले सकते हैं। एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का सारा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है प्रैक्टिस सेशंस के साथ में। इसका फ़ायदा भी ऐप पे जाकर के जरूर से लें। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्सेज, ये नंबर है व्हाट्सअप, टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। अब अपना जो पहला सेंटेंस है ना आज का, ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में दिया था क्विज में, है ना। आज इसको सॉल्व करेंगे। सेंटेंस कुछ ऐसा है, द पीपल इनहेबिटिंग इन दिस रिमोट एरिया वर नॉट ओनली डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक amenities like water and electricity, but also employment opportunities needed to lead a life of freedom and dignity in all ways। सिंपल सा सेंटेंस है, पहले इसका मीनिंग निकालो। हिडन एरर्स इसमें बहुत सारी रखी हुई हैं, फिर एक एक करके उन एरर्स को लॉजिक से हमें समझना है। कह रहे वो लोग जो पीपल हैं, कौन से लोग हैं भाई, जो इनहिबिटिंग करने वाले हैं। वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनी हुई है, वो लोग जो रहते हैं। इनहिबिट करना मतलब लिव करना। कह रहे वो लोग जो इनहिबिट करते हैं, रहते हैं, बसते हैं। और कहाँ बसते हैं? इस दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरिया में। कह रहे वो लोग जो थे ना, वो ना केवल डिप्राइव्ड थे, और किससे? डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, है ना, वंचित होना। ना केवल वो वंचित थे बेसिक अमेनिटी से, मूलभूत सुविधाओं से, लाइक जैसे कि पानी और बिजली, बट ऑल्सो बल्कि साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से भी, रोजगार की अवसरों से भी। और वही अवसर जो नीडेड है, जिनकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, और क्यों? लीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक जीवन को जो है फ्रीडम का यानी आज़ादी का, और डिग्निटी का यानी कि अपने खुद के आत्मसम्मान का, अपने खुद के तरीके से, इन ऑन वेज। सेंटेंस बड़ा आसान है। तो लोग ऐसे जंगलों में रहते हैं, मतलब इस टाइप के लोग जो हैं रिमोट एरियाज में रहने वाले, ना तो बेसिक अमेनिटीज़ मिल रही है उनको, पानी का, बिजली का कनेक्शन उनके पास, ना उनके पास कोई रोज़गार है ताकि वो अपनी फ्रीडम और डिग्निटी वाली लाइफ अपने हिसाब से जी सकें। सेंटेंस समझ गए ना। अब इसके बाद सारी कहानी शुरू होगी, कहाँ पे कौन सी एरर रखी है। कहानी समझाने के लिए इस सेंटेंस को हमें करना पड़ेगा ब्रेक। और 1 मिनट रुको, मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग कलर्स दे दिए हैं। ग्रीन कलर में मिलेंगे सारे नाउन्स या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट्स। जीरेंट्स आप जानते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स, अगर नहीं जानते तो भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ग्रीन कलर में याद रखें मिलेंगे नाउन्स, ब्लू कलर में मिलेंगे एडजेक्टिव्स, रेड कलर में क्या मिलेगी सर? वर्ब्स मिलेंगी। पिंक में क्या मिलेंगी? अगर आई होगी तो एडवर्ब मिलेगी। जो डार्क ब्लैक में रह जाए वो होगा प्रेपोजिशन, और जो येलो कलर में आ जाए वो हो जाएगा कंजंक्शन। इसके बाद भी कुछ रह जाए जो डार्क ब्लैक में नहीं है बल्कि लाइट ब्लैक में है, वो या तो होगा आर्टिकल या फिर होगा इन्फिनेटिव का पार्ट, किसी भी इन्फिनेटिव के पहले का टू। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, ये जो नाउन एडजेक्टिव आपने अलग अलग किया है मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो ये तभी होगा जब आप कोशिश करोगे, दिमाग में करना है, कहीं पेपर पे नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में खुद ही ये डायग्राम बन जाना चाहिए, प्रैक्टिस से बनेगा, और प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाई जा रही है। होगा ये, देखते जाओ धीमे धीमे। अब 3 रूल्स याद रखने हैं किसी भी सेंटेंस को देख करके ब्रेक करने के। रूल नंबर 1, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा।
4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है, एक तो होगा ही होगा। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट्स हैं कम से कम उतनी वर्ब्स ज़रूर होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी, 15 भी हो सकती हैं, 5 तो कम से कम होंगी। और रूल नंबर 3, जितने भी ये डार्क ब्लैक वाले प्रेपोजिशंस हैं ना, इन, फ्रॉम, लाइक, ऑफ, एट, फॉर, इनका एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। और ऑब्जेक्ट कौन होगा? ग्रीन कलर का वर्ड यानी कि नाउन। बस ये 3 रूल्स को हमें पकड़ के चलना है। चलो अब शुरू करते हैं। देखो शुरू में आ रहा है आर्टिकल द, और आर्टिकल आता है नाउन से पहले, और इसके बाद में नाउन रखा भी हुआ है पीपल। सेंटेंस का पहला वो नाउन जो किसी प्रेपोजिशन का या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, किसी वर्ब या प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो, वही तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो मुझे जो रूल नंबर 1 था ना वो पूरा कर दिया मैंने। एक सब्जेक्ट कम से कम ढूंढना था, वो मैंने ढूंढ निकाला, बन गया सब्जेक्ट नंबर 1। अगर आगे और सब्जेक्ट आएंगे तो उसको सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 बनाते जाएंगे। अब देखो ये क्या है? इनहिबिटिंग। आप बोल देंगे सर सब्जेक्ट की वर्ब है, लेकिन ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब याद रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस टेंस को बताती है, लेकिन उससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा होगा, बी, बीइंग आ रहा होगा। आई एम प्लेइंग, यू आर स्लीपिंग, दे वर डांसिंग, शी वॉज लाफिंग। बात आ रही है समझ में? तो पीपल आर इनहिबिटिंग नहीं आना चाहिए क्या? या पीपल वर इनहिबिटिंग नहीं आना चाहिए क्या? अगर ये वर्ब होती, मेन वर्ब होती, तो ये वर, वॉज अपने वर या आर जो है अपने पहले लेती। पीपल के हिसाब से प्लूरल आना चाहिए, पीपल एक प्लूरल नाउन है। देखो अगर इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आ रहा है ना, तो कहानी सिर्फ इतनी सी है, ये वर्ब नहीं है सर, ये है सेमी वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना इज, एम, आर के मेन वर्ब नहीं कहलाएगी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करना, और किसके लिए? इसी नाउन के लिए जिसके बाद ये आई है। और एडजेक्टिव काम करके क्या बता रही है? वो पीपल जो इनहिबिट करते हैं। अरे बात समझ में? बात आ गई ना समझ में? ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम करने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये वर्ब नहीं है, फिर बोल रहा हूँ वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आ रहा, तो ये पीपल की वर्ब नहीं बन सकती। अब और आगे बढ़ो, ये हो गया एडजेक्टिव, पीपल जो रहते हैं, इनहिबिट करते हैं। इन प्रेपोजिशन आ गई। रूल नंबर 3 क्या कहता है? प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन होगा। इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एरिया नाम का ये नाउन। अब आप पूछोगे सर ये इसके बाद में क्यों नहीं आया? यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते, यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि मेरे भाई ये नाउन ने ना दो एडजेक्टिव अपने पहले लिए हुए हैं, दिस एरिया एंड रिमोट एरिया। रिमोट मतलब दूर दराज का, दिस मतलब ये वाला जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो नाउन अपने एडजेक्टिव साथ में लेके चलता है, लेकिन अपना कनेक्शन वर्ब से या प्रेपोजिशन से नहीं तोड़ता है। बात आई समझ में? तो इनका ऑब्जेक्ट हो गया ये एरिया नाम का नाउन। रूल मेरा सेटिस्फाइड है। ये दोनों एडजेक्टिव इस एरिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाए गए हैं। अब और आगे बढ़ो। अब आ गई वर्ब। वर्ब क्या है जी? एक वर्ब है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया था, वर्ब नहीं मिली थी उसकी, ये वर्ब थी नहीं उसकी, अब मिल गई उसकी वर्ब, ये रही वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब और आगे बढ़ो। नॉट ओनली आ रहा है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ चलते हैं। इनका मतलब होता है ना केवल ये बल्कि ये भी। और इन दोनों का काम ये होता है सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करना। दो नाउन्स को, दो वर्ब्स को, दो क्लॉजेस को, दो सब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को मिलाना। अब किसको ये मिला रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे, अभी मीनिंग निकाल लो। लोग ना केवल डिप्राइव्ड थे। अब देखो डिप्राइव्ड जो है ना, ये एक वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे पैसिव के अंदर। लोगों को वंचित किया गया था। अरे बात समझ में? आई वॉज किल्ड, शी वॉज बीटन, द पीपल वर डिप्राइव्ड। वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, डिप्राइव्ड यहाँ पे मेन वर्ब बन जाएगी, पहले ही सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस आप जानते हैं, थोड़ा बेसिक्स आपको आना चाहिए। अब फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गई। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ एक नाउन है, पीछे एस भी आ रहा है, प्लूरल बनाया गया है। बेसिक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, अमेनिटीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो अमेनिटीज़ जो बेसिक है, मूलभूत है। फिर देखो लाइक नाम की प्रेपोजिशन आ गई। इसका ऑब्जेक्ट है वाटर। अब देखो इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है वाटर, दूसरा ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटीज़। और याद रखें इंग्लिश में दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, इनको मिलाने का काम करती है कंजंक्शन। यहाँ पे बीच में एंड नाम की कंजंक्शन लगी हुई है। इसने लाइक के बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 1 वाटर और ऑब्जेक्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी को मैच करवाया हुआ है। अब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं लाइक प्रेपोजिशन के। और आगे बढ़ो। अब आ गया बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन सबसे लास्ट में डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि इसी पे अपना आज का कॉन्सेप्ट है। एक बार देख लो आगे लगाया क्या हुआ इसने। नॉट ओनली के आगे लगाया हुआ था डिप्राइव्ड नाम की वर्ब, और बट ऑल्सो के बारे में आगे लगाया हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नाम का नाउन। एम्प्लॉयमेंट भी एक नाउन है, अपॉर्चुनिटीज़ भी एक नाउन है। दोनों नाउन मिल गए कंपाउंड नाउन बना दिया। जब दो नाउन मिल जाएं और एक तीसरा नाउन बना दें
जिसका एक खुद का अस्तित्व हो और खुद का मीनिंग हो, तो दोनों नाउन एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करवाते हैं, अपने आप को कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। जैसे आइस टी, आइस मतलब बर्फ, टी मतलब चाय, दोनों मिला दिया तो बर्फ चाय नहीं बन गया। आइस टी एक ड्रिंक का नाम है, अलग से आपको रेस्टोरेंट में मिलेगी। जैसे गोल्ड मेडल, जैसे स्पोर्ट्स कार, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर। बात आ गई समझ में? तो ये बट ऑल्सो के बाद में पूरा कंपाउंड नाउन रखा हुआ है। अब देखो अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, नीडेड। अब ये नीडेड जो है ना, V3 तो जरूर है लेकिन किसी सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है। कैसे पता लगा? देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ जाएगी तब तो आ जाएगी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी तो किसी वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हैज़, हैव या हैड के साथ में एक्टिव में, या फिर इज, एम आर, वॉज वर्ब के साथ में पैसिव में। याद रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, अगर वो मेन वर्ब बन के आती हो। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए जैसे मैंने आपको बताया इज, एम आर, वॉज वर्ब आना चाहिए मेन वर्ब बनने के लिए, वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए भी इज, एम आर, वॉज वर्ब या हैज़, हैव या हैड आना चाहिए। अब एक तो सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, वर्ब उसकी हो चुकी है, तो ये तो वर्ब वैसे भी नहीं बन सकती। दूसरा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसके आगे का हैज़, हैव, हैड कहाँ है, तो वैसे भी नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब क्या है, ये V3 भी एडजेक्टिव है। वो वाली अपॉर्चुनिटीज जो जरूरी हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर नीडेड, है ना। तो ये नीडेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो नीडेड किस लिए है भाई, नीडेड टू लीड, यहाँ पे टू लीड एक इन्फिनेटिव है, ये नीडेड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसको बोलेंगे एडवर्बियल इन्फिनेटिव। इंग्लिश में वो वर्ड्स जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इस इन्फिनेटिव को अगर आपको कैटेगराइज करना हो दिट इज कॉल्ड एडवर्बियल इन्फिनेटिव। लीड किसको करना है भाई, लीड किसको करना है, एक लाइफ को। इस एडवर्बियल इन्फिनेटिव नाम की सेमी वर्ब ने वट से रिप्लाई करवा दिया एक ऑब्जेक्ट को, उसको बना दिया अपना ऑब्जेक्ट लाइफ। कोई भी नाउन जब किसी वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई करे तो वो नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। हालांकि ये वर्ब नहीं है, ये एक इन्फिनेटिव है, लेकिन है तो सेमी वर्ब ना, मेन वर्ब नहीं है तो क्या हुआ, सेमी वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ले सकती है अपना। तो इस लीड नाम की वर्ब ने, सेमी वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया लाइफ। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट आ गया फ्रीडम, इसका एक और ऑब्जेक्ट है डिग्निटी, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। मैंने आपको बताया एंड दो चीज़ों को मैच करवा के मिक्स कर देता है ना, जोड़ देता है। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका वेज। ऑन यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑन मतलब खुद का, खुद के रास्ते यानी ऑन वेज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना सब कुछ आपने बता दिया। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से सारा का सारा आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा आपके दिमाग में बैठे, है ना, फिर एरर्स बताऊंगा आपको। सब्जेक्ट आपके पास आया यहाँ पे, ये पीपल, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है इसकी वर्ब। इनहिबिटिंग एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एरिया। एरिया कैसा है, रिमोट है। एरिया कैसा है, दिस, ये वाला है। ये दोनों एडजेक्टिव एरिया को लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो नाम की कंजंक्शन पूरे सेंटेंस में आई हुई है और इसकी पोजीशन हम अभी चेक करेंगे सही है गलत है। इस पीपल की जो वर्ब है ना वो है वर्ब डिप्राइव्ड। वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन यहाँ पे वर्ब होगी डिप्राइव्ड। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एमेनिटीज। लाइक प्रेपोजिशन है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। बट ऑल्सो हमने देख लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक कंपाउंड नाउन है, दो नाउन्स को मिलकर बनाया गया है। नीडेड एक एडजेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉडिफाई कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें जरूरी हैं। और क्यों जरूरी हैं, लीड करने के लिए। एडजेक्टिव से एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव को ऐड किया गया है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म को, टू लीड, टू प्ले, टू लाफ, टू ईट, है ना, टू सिंग। चलिए, लीड नाम के इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया अपना लाइफ, क्योंकि इसने वट का रिप्लाई करवाया है लाइफ से। क्या लीड करना है भाई, लाइफ को लीड करना है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्रीडम एंड डिग्निटी, दोनों ऑब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेज, एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है। ऑन एक एडजेक्टिव है, वेज को मॉडिफाई कर रहा है, खुद के रास्ते ऑन वेज। अब मिली कुछ एरर्स की नहीं मिली, चलो आओ साइड में आओगे तभी एरर्स आपको दिखा पाऊंगा, थोड़ा डिटेल में देखनी पड़ेंगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने इतनी बार करवा दिया आपको कि देखते ही याद आ जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूँ तब आपको याद आता है, वैसे याद नहीं आता। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको, सीख और लुक फॉर बराबर हैं, पर सीख के बाद में फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओपोज और ऑब्जेक्ट टू बराबर हैं, ओपोज के बाद में टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अवेट और वेट फॉर बराबर हैं, दोनों का मतलब है कहीं पे इंतजार करना, किसी का इंतजार करना, लेकिन अवेट के बाद में फॉर नहीं आता, वेट के बाद में फॉर आता है। तो लेफ्ट साइड वाली वर्ब्स राइट साइड वाली वर्ब्स के बराबर हैं, लेकिन राइट साइड वाली वर्ब्स को अपना प्रेपोजिशन लेना पड़ रहा है बराबरी करने के लिए, लेफ्ट वाली को प्रेपोजिशन नहीं देना है। अब ये 8 ही तो वर्ब्स हैं जो मैं आपको बार बार करवाता हूँ।
अगर आपने आज फिर नहीं पकड़ा तो ये कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया। इनहिबिट का मतलब भी होता है रहना, लिव का मतलब भी होता है रहना, लेकिन लिव के बाद में इन आता है, इनहिबिट के बाद में इन नहीं आता। सम पैसेंजर्स वर वेटिंग या अवेटिंग द बस, कुछ पैसेंजर्स बस का इंतजार कर रहे थे। क्या वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन दी गई है? नहीं दी गई। अगर नहीं दी गई ना तो फिर वेट फॉर तो बनेगा ही नहीं, वेटिंग तो लिख ही नहीं सकते हम, आपको लिखना पड़ेगा अवेटिंग द बस। फोर तो आ नहीं रहा भाई, फोर अपनी जेब से तो लगा नहीं दोगे, क्वेश्चन तो फिलर्स का है, तो वेटिंग और अवेटीज में से एक चूज कर लो और वो वाला चूज करो जो बिना फोर के चल जाए, और बिना फोर के कौन सा चलेगा? अवेट। अवेट, कुछ पैसेंजर्स बस का इंतजार कर रहे थे। और अगर मैं वेटिंग चूज कर लेता हूं तो फिर यहां लगाना पड़ेगा सम पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द बस। वैसे ही द पुअर इनहिबिट या लिव इन द स्लम्स ऑफ द सिटी, गरीब लोग इस सिटी के स्लम्स में रहते हैं। इनहिबिट के बाद में या लिव के बाद में अगर इन आ जाए तो आपको वो वाला चूज करना है जो इन के साथ में कंपैटिबल है। लिव के साथ में इन आता है, इनहिबिट के साथ नहीं आता, तो लिव इन द स्लम्स ऑफ द सिटी। वैसे ही आफ्टर रीचिंग या अराइविंग टू दिल्ली, यहाँ पे ऐड कर लेना, एट दिल्ली वी चेक्ड इनटू ए होटल, दिल्ली पहुंचने के बाद में हमने एक होटल में चेक इन किया, हमने एक होटल में अपनी एंट्री डाल के रूम को बुक किया। अब ये बताओ, ये ऐट है ना, अगर ऐट लग गया है, अगर ऐट लग गया है तो अराइव ऐट बन जाएगा। रीच ऐट नाम का कोई फ्रेज अंग्रेजी में नहीं होता, तो रीचिंग ऐट नहीं बन सकता, अराइविंग ऐट लगा दोगे इस ऐट की वजह से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अगर यही कॉन्सेप्ट समझ में आया तो भाई ये बताओ, इनहिबिट के बाद में इन सही है क्या? गलत है। या तो इसको इनको निकाल दो या फिर इनहिबिट को बना दो लिविंग। बात आ गई समझ में? ये थी एरर नंबर 1, पूरे लॉजिक के साथ आपने सीखी है। अब आ जाओ एरर नंबर 2 को। एरर नंबर 2 भी प्रीपोजिशन की है और एरर ये कहती है डिप्राइव नाम की वर्ब हमेशा अपने बाद में ऑफ लेगी जिस भी चीज़ से आप इसको वंचित करो किसी भी आदमी को। जैसे अगर आपको किसी वजह से स्कूल नहीं भेजा गया, आपके घर वालों ने आपको हायर एजुकेशन नहीं करवाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज डिप्राइव्ड, मुझे वंचित किया गया, और किससे? ऑफ लगा के बताएंगे, ऑफ हायर एजुकेशन। बात आ गई समझ में? जैसे किसी को वोट नहीं देने गया तो आप बोलोगे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट। जिस भी चीज़ से डिप्राइव किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, अंग्रेजी में डिप्राइव वर्ड अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेता है ऑफ, ना कि लेता है फ्रॉम। तो गलत है ये, इनको वंचित किया गया एमिनिटीज और वाटर से, बेसिक एमिनिटी लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी से, तो मुझे यहाँ पे ऑफ नहीं, फ्रॉम नहीं, ऑफ की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। सबसे तगड़ी वाली सबसे लास्ट के लिए रख रहा हूँ, पहले आसान वाली करवा रहा हूँ, ठीक है। एरर नंबर 3 कहती है जी पजेसिव आएगा हमेशा ऑन नाम के नाउन या एडजेक्टिव के साथ। ऑन का मतलब होता है खुद, मेरा खुद का तो माई ओन, तुम्हारा खुद का तो योर ओन, उसका खुद का तो हिज ओन या हर ओन, उनका खुद का तो देयर ओन, हमारा खुद का तो आवर ओन। आगे बात समझ में? ऑन नाम का एडजेक्टिव हमेशा या नाउन हमेशा अपने पहले मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इसका, जिसका, मिसका, जो मर्जी लगा लो, पजेसिव जरूर लेगा। सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव लेगा, वर्ब नहीं लेगी। ऑन वर्ब का मीनिंग कुछ और होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। गुड कंपनीज शुड इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स बैक इनटू ऑन बिजनेस। अच्छी कंपनीज को इन्वेस्ट कर देना चाहिए अपने मुनाफे को फिर से अपने ही बिजनेस के अंदर। ऑन यहाँ पे क्या कर रहा है? बिजनेस नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव काम कर रहा है। खुद का बिजनेस, किसका बिजनेस भाई? खुद का बिजनेस। अगर ऑन एक एडजेक्टिव है तो ये रूल ट्रिगर होगा ही नहीं होगा। अब देखो बिजनेस किसका है? बिजनेस कंपनी का है। कंपनीज बहुत सारी हैं तो यहाँ लगेगा इससे पहले पजेसिव देयर ऑन। अगर मेरी बात होती, यहाँ पे लिखा होता आई, तो मैं यहाँ लगा देता ऑन से पहले माई ऑन। अगर यू लिखा होता यू शुड इन्वेस्ट, यहाँ लिखा होता यू शुड इन्वेस्ट, तो यहाँ ऑन से पहले लग जाता है योर ऑन। अगर यहाँ लिखा होता शी शुड इन्वेस्ट, यहाँ ऑन से पहले लग जाता हर ऑन। यहाँ पे लगा होता इट शुड इन्वेस्ट, तो यहाँ पे लिखा हो जाता इट्स ऑन। तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से सही पजेसिव को चूज करना है। कंपनीज के लिए देयर आएगा क्योंकि देयर आता है सभी प्लूरल नाउन्स के लिए, प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए देयर आप जो प्रोनाउन यूज करते हैं। आगे बात समझ में? देखो वैसे ही गुड कंपनीज शुड इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स बैक इनटू द बिजनेस ऑफ देयर ऑन। अगेन यहाँ पे ऑन एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑन चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन ऑन है। दोनों ही केसेस में वो देयर माई योर जो भी लेगा, कंपनीज के हिसाब से यहाँ पे ऑफ के बाद में देयर अगेन लगना चाहिए। वैसे ही गुड कंपनीज शुड ऑलवेज ऑन सम फिक्स्ड एसेट्स। अच्छी कंपनीज को हमेशा ऑन करना चाहिए कुछ फिक्स्ड एसेट्स को। अब मुझे बताओ यहाँ देयर लगाएं या ना लगाएं? ध्यान देना, गुड कंपनी सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज एड वर्ब है, ऑन यहाँ पे मेन वर्ब है।
आई ओन अ कार, यू ओन अ हाउस, गुड कंपनी शुड ओन सम फिक्स्ड एसेट्स। ओन का मतलब होता है मालिक होना, किसी चीज़ को अपने पास रखना। डू यू ओन अ पेन, डू यू ओन अ हाउस, डू वी ओन अ कार। ओन कर रहे हैं आप, यहाँ ओन वर्ब है सर, नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, तो पंगे मत लेके आना इससे पॉजेसिव वाले। ऑन जब नाउन एडजेक्टिव होता है तो खुद की बात करता है, यहाँ ये नाउन एडजेक्टिव है ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑन से पहले कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगर यही फॉर्मूला यहाँ लगाया जाए तो यहाँ बताओ मुझे क्या आएगा। फ्रीडम एंड डिग्निटी इन ऑन वेज, पीपल के लिए क्या लगा देंगे, इन देयर ऑन वेज, है ना। वेज से पहले एडजेक्टिव है ऑन नाम का, तो इससे पहले आपको देयर रखना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट एरर है जो सबसे धांसू वाली है। तीन तो ये सिंपल वाली थी जो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे बच्चों को सबको आ गई होगी जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट वाली भी देख लो। ये एरर कहती है कि नॉट ओनली, ना केवल, और बट ऑल्सो, बल्कि ये भी। ये जो जोड़ा है ना हमेशा साथ आता है, लेकिन जिस कैटेगरी ऑफ वर्ड को नॉट ओनली के बाद में रखा जाएगा उसी कैटेगरी ऑफ वर्ड को बट ऑल्सो के बाद में भी रखना चाहिए। हिंदी में समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, सेंटेंसेस देखो फिर समझोगे। माई क्वेश्चन पेपर नॉट ओनली वॉज डिफ़िकल्ट बट ऑल्सो लेंदी। मेरा क्वेश्चन पेपर ना केवल मुश्किल था बल्कि थोड़ा सा लंबा भी था, लेंदी भी था। हिंदी में पकड़ लो ना, आप अंग्रेजी घुसो ही मत, ज़्यादा इसके अंदर मत घुसो, हिंदी में पकड़ लो। मेरा पेपर ना केवल डिफ़िकल्ट था बल्कि लेंदी भी था। नॉट ओनली बट ऑल्सो ने किस किस को जोड़ा है, डिफ़िकल्ट और लेंदी को। ना केवल मुश्किल था बल्कि लंबा भी था, हिंदी में पकड़ो ना केवल मुश्किल बल्कि लंबा। तो अगर इन दोनों को जोड़ा है ना तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो से इन्हीं दोनों के बाद में आपको इनको रखना है। तो इसके बाद में क्या रखी हुई, इसके बाद में वर्ब रखी हुई है। ये वर्ब जो है दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन है तो इसके पहले ले आओ, यहाँ लिखो वॉज। बात आई समझ में। ये वॉज वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी, नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो लेंदी बनेगा, और इस वॉज को उठा के नॉट ओनली के पहले रखा जाएगा। सेंटेंस की जो है सिचुएशन ऐसे सही होगी। ठीक है, एक सेंटेंस और बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा बोला जाए, फरहान एक्ट्स नॉट ओनली इन मूवीज़ बट ऑल्सो सिंग्स वेरी वेल। फरहान ना केवल मूवीज़ में एक्ट करता है, पर फरहान केवल ना केवल नायक की भूमिका अदा करता है फिल्मों में, बल्कि गाना भी बहुत अच्छे से गाता है। हिंदी में सोचो, ना केवल वो एक्ट करता है मूवीज़ में बल्कि गाना भी गाता है। दो वर्ब्स को कंपेयर किया हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से। आगे बात समझ में। नॉट ओनली एक्ट्स इन मूवीज बट ऑल्सो सिंग्स वेरी वेल, ऐसा होना चाहिए। और वैसे भी देख लो, बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आ रही है तो नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे एक्ट्स है पहले रखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए उसको, एक्ट्स को उठा के वहाँ से, है ना, इसको उठाओ और यहाँ ले आओ। नॉट ओनली एक्ट्स इन मूवीज बट ऑल्सो सिंग्स वेरी वेल। इससे देखो यहाँ भी सेम कैटेगरी का वर्ब आ गया, वर्ब, यहाँ भी नॉट ओनली के बाद में एक्ट्स आ जाएगी एक वर्ब। एक सेंटेंस और बना रहा हूँ। द प्रॉपर्टी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव। ये प्रॉपर्टी ना केवल खूबसूरत है बल्कि बहुत ही सस्ती भी है, इनएक्सपेंसिव भी है। हिंदी में देखो, ना केवल खूबसूरत बल्कि सस्ता, ना केवल खूबसूरत बल्कि सस्ता। तो खूबसूरत और सस्ते को आपको मिलाना है। नॉट ओनली के बाद में ब्यूटीफुल आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद में इनएक्सपेंसिव आ रहा है। सेंटेंस सही है, लेकिन किसी के दिमाग में आएगा सर यहाँ तो वेरी आ गया ना एडवर्ब। आप बोल रहे हो नाउन को नाउन से मिलाओ, वर्ब को वर्ब से मिलाओ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से मिलाओ, तो यहाँ भी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से मिलाना है, तो ये इसके बाद में आ रहा है, तो ये भी तो इसके बाद में इनएक्सपेंसिव बिल्कुल बात आना चाहिए ना। बीच में वेरी क्यों लगाया, याद रखें। एडजेक्टिव अपने साथ में एडवर्ब और नाउन अपने साथ में एडजेक्टिव लेकर के चलता है। क्यों लेकर के चलता है, अपने आप को डिफाइन करवाने के लिए। अभी भी बट ऑल्सो के बाद में इनएक्सपेंसिव ही आ रहा है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं ये। लेकिन ये जो वेरी है ना, ये सिर्फ इनएक्सपेंसिव को एडिशनली मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब ऐड की गई है। इसका बट ऑल्सो से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका सारा कनेक्शन किससे है, आगे बात समझ में। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना सर, बीच में एडजेक्टिव आ गया, बीच में एडवर्ब आ गई, मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो उस चीज़ को पकड़ना है जिसको दोनों चीज़ें नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ रहे हैं। डिटेल में करवा दिया कॉन्सेप्ट। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे ही। अब मुझे बता दो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो से किसको जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए। ये लोग डिप्राइव्ड हैं ना केवल बेसिक अम्यूनिटीज से बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से। बेसिक अम्यूनिटी बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। तो डिप्राइव्ड जो है ना, ये गलत रखा हुआ आपने नॉट ओनली के बाद, ये आ जाएगा वर्ग के बाद में डिप्राइव्ड। यहाँ पे बात आ गई ना समझ में, इसको निकाल दो। फिर नॉट ओनली के बाद में डिप्राइव्ड के बाद में ऑफ भी ले आओ, ये फ्रॉम यहाँ से निकाल लो, इसके जगह ऑफ लिख दो, वो भी ले आओ। तो ये जो नॉट ओनली है ना, इसके बाद में आएगा बेसिक अम्यूनिटीज़, और बट ऑल्सो के बाद में आएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये डिप्राइव्ड फ्रॉम का करना है ऑफ, इसको पूरे को उठाना है और यहाँ पे वर्ग के बाद में रखना है। चलो हो गई धांसू धांसू एरर्स। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। देर आर नो वर्ड लीडर ऑफरिंग रिटोरिक बिकॉज द CBD इज लार्जली framed as an environmentalist concern, much as the COP
used to being in the beginning until the forces of capitalism did not reimagine that climate change may yet be reversed by resorting to renewable energy resources। लंबा सेंटेंस है। पहला काम है सेंटेंस का मीनिंग निकालना। अंग्रेजी में इसको हमेशा याद रखें, ग्रामर वोकैबुलरी फलाना ढिमका सब बाद में आता है। अगर मीनिंग निकालना नहीं आता ना तो आप जंग से बाहर हो, आप शुरू ही नहीं हुए कभी जंग में। तो पहले मीनिंग निकालो उसका जितना निकलता है। कह रहे कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है, देयर आर नो वर्ल्ड लीडर। और क्यों नहीं है, कैसा नहीं है? वो वर्ल्ड लीडर जो है ऑफर कर रहा हो रिटोरिक को। रिटोरिक का मतलब होता है बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश, याद है ना वर्ड? कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बचा है जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। और क्यों करता हो, कहाँ करता हो? कह रहे क्योंकि बिकॉज जो CBD नाम का ये संगठन है जिसमें सारे वर्ल्ड लीडर आते हैं, ये लार्जली फ्रेम किया जाता है, मोटे तौर पे दिखाया जाता है। फ्रेम करना मतलब दिखाना, किसी चीज़ को पोर्ट्रे जो है डिमॉन्स्ट्रेट करना। ये लार्जली फ्रेम किया जाता है आज भी। और कैसे? एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न के तौर पे, एक ऐसे चिंता के तौर पे जो पर्यावरण के लिए की जा रही है। CBD सिर्फ एक चिंता करने वाला ग्रुप है, कोई एक्शन लेने वाला ग्रुप नहीं है। इसलिए कोई बड़ा लीडर आकर के यहाँ बड़ी बड़ी बातें रिटोरिक जैसी नहीं करता। अब आगे कोमल कह रहा है मच एज इन द सिमिलर वे। मच एज मतलब बिल्कुल वैसे ही, इन अ सिमिलर वे। कह रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे ही जो COP नाम का जो ग्रुप है ना वो हुआ करता था, यूज टू बिंग। और कब हुआ करता था? अपनी शुरुआती दिनों में, इन द बिगनिंग। तो जैसा वो था ऐसे ही आज CBD है। ना पहले वहाँ कुछ होता था, ना CBD में आज यहाँ कुछ होता है। अब ये कब तक रहा है भाई COP एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न? बिगनिंग में कब तक रहा? कह रहा है अनटिल, जब तक कैपिटलिज्म की जो ताकतें हैं, पूंजीवाद की जो फोर्सेज हैं, उन्होंने परिकल्पना फिर से नहीं की, रीइमेजिन फिर से नहीं किया इस बात को दैट कि जो मौसम में बदलाव है, क्लाइमेट चेंज है, उसको अभी भी रिवर्स किया जा सकता है, अभी भी उसको यू टर्न मरवाया जा सकता है, रिसोर्ट टू करके, सहारा लेकर के पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। आई बात समझ में? तो पहले क्या दुनिया सोचती थी कि क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता, जो हो रहा है बस उसको कम कर सकते हैं। लेकिन फिर पूंजीवाद की ताकतों ने ये देखा कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए तो इससे क्लाइमेट चेंज रिवर्स भी हो जाएगा। पहले वाली गर्मी जो है, सर्दी जो है वापस आने लगेगी, गर्मी कम होने लगेगी। ऐसा जब तक नहीं हो गया तब तक COP भी एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न था। इसके होने के बाद में वो भी एक सीरियस ग्रुपिंग बन गया। सेंटेंस लंबा है, दो ग्रुप्स को कंपेयर किया गया है, CBD और COP के बारे में बताया गया कौन किसको कितना सीरियसली लेता है। अब आ जाओ सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे। लंबा सेंटेंस है, जानबूझ के रख रहा हूँ, डरना नहीं है। ब्रेक करने के तरीके वही हैं सारे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन सब मैंने अलग अलग कर दिए हैं, है ना। देखो देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब आप बोलोगे सर देयर का कलर कौन सा दे दिया आपने? एडवर्ब। यहाँ तो सब्जेक्ट बनाना था इसको, शुरू में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ये क्या कर रहा है, कर रखा है आपने। याद रखें देयर कहलाता है डमी सब्जेक्ट इंग्लिश में, DS। और इसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह आके सब्जेक्ट जैसा लगना, लेकिन सब्जेक्ट ना होना। बात आई समझ में? देयर एक एडवर्ब है, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। इसके बाद में जो वर्ब रखी है ना, वर्ब, ये वर्ब के बिल्कुल बाद में रखा गया है उसका सब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? देयर क्या है? एक एडवर्ब है। देयर का मतलब है वहाँ। नो क्या है? एक एडवर्ब। नो यहाँ पे एडजेक्टिव एक्चुअल में, इसको आप ब्लू कलर देना, ठीक है। नो एक एडजेक्टिव है, लिख रहा हूँ यहाँ पे। नोट एक एडवर्ब होती है, नो एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे नो जो है एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, नो वर्ड लीडर ऐसे बना हुआ है। तो सब्जेक्ट तो सर आपका बनेगा वर्ड लीडर, सब्जेक्ट नंबर 1। वर्ब बनेगी उसकी आर, वर्ब नंबर 1। नो बनेगा एडजेक्टिव, वर्ड लीडर को मॉडिफाई करेगा। देयर बनेगी एडवर्ब, ये सारा काम कहाँ हो रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बन के बता रही है आपको, देयर आर नो वर्ड लीडर। अब आगे बढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब मिल गए। वर्ड लीडर के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आ रही है। अगेन वर्ब की ING फॉर्म बिना इज MR के आ रही है, तो ये पार्टिसिपल बनेगी, वर्ड लीडर को मॉडिफाई करेगी। वो वर्ड लीडर जो ऑफर करे, अच्छा क्या ऑफर करे? रिटोरिक को। तो ये जो पार्टिसिपल है ना, जिसने वर्ड लीडर नाम के कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई किया है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा रिटोरिक। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, मेन वर्ब बन के आए, पार्टिसिपल बन के आए, जीरंड बन के आए, इन्फिनिटिव बन के आए, बेस फॉर्म बन के आए, अगर उससे किसी नाउन ने वट या होम का रिप्लाई किया तो वो नाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑफर क्या करना है? ऑफर रिटोरिक को करना है। वट का रिप्लाई करने वाला वर्ड है, वर्ब ऑफर का बन गया ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्लोज खत्म हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, ये मिल गया एडजेक्टिव, ये मिल गया सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला पार्टिसिपल, और ये बन गया इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट रिटोरिक। अब देखो बिकॉज लग गया ना, तो एक नया क्लोज शुरू होगा, डिपेंडेंट क्लोज, और उसके बाद में एक नया सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नंबर 2। ये बिकॉज एक क्या है? नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन है, डिपेंडेंट क्लोज को शुरू करती हैं। फैन बॉयज नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन में आपको थोड़ा बेसिक करवा चुका हूँ ना, मैं बार बार अंदर नहीं जाऊँगा उसके। तो ये जब बिकॉज आए तो देखते पता लग जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 आना ही चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब क्या है? वर्ब नंबर 2। फ्रेम्ड क्या है?
इज फ्रेम्ड, वर्ब नंबर 2 को पैसिव में लिखा गया है इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लार्जली यहाँ पे एक एडवर्ब है, पिंक कलर इसको दे देना, मैंने देना भूल गया हूँ। लार्जली मतलब मोटे तौर पे कैसे फ्रेम किया जाता है भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर इज लार्जली फ्रेम्ड। अब देखो एज जो है ना प्लस में एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था। एज प्लस में एक वर्ब, एक नाउन या एक एडजेक्टिव हमेशा एक एडवर्बियल फ्रेज का काम करता है। आई सी यू एज अ फ्रेंड, आ रही बात समझ में। दे रिगार्ड हिम एज गॉड ऑफ क्रिकेट, या सचिन इज रिगार्डेड एज गॉड ऑफ क्रिकेट। कौन सा काम कैसे हो रहा है, मैं आपको दोस्त की तरह देखता हूँ, सचिन को क्रिकेट के भगवान की तरह रिगार्ड किया जाता है ना। तो वैसे ही सीबीडी को एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न की तरह फ्रेम किया जाता है। एज प्लस में एक नाउन का कॉम्बो या एडजेक्टिव का कॉम्बो हमेशा एक एडवर्बियल का काम करेगा, एडवर्बियल फ्रेज का, और बताएगा कौन सा काम कैसे हो रहा है। कंसर्न एज से जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंटलिस्ट एक एडजेक्टिव है, कंसर्न को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसा कंसर्न जो एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ है ना। एज और कंसर्न आपस में जुड़े हुए हैं। अब और आगे बढ़ो, एक और नई आपके पास कंजंक्शन आ गई, मच एज। देखो कंजंक्शन नंबर 1 आई थी तो सब्जेक्ट नंबर 2 आया था सब्जेक्ट नंबर 1 के बाद। अब कंजंक्शन नंबर 2 आ गई तो सब्जेक्ट नंबर 3 आएगा सब्जेक्ट नंबर 2 के बाद, है ना, सब्जेक्ट नंबर 3। और इसकी वर्ब है यूज्ड टू बीइंग, मतलब हुआ करता था, जैसा कि सीओपी यूज्ड टू बीइंग हुआ करता था। इन प्रेपोजिशन है बिगिनिंग, इसका जो है ऑब्जेक्ट है। अब देखो कंजंक्शन नंबर 3 आ गई, सब्जेक्ट नंबर 4 आ गया, फोर्सेस। कंजंक्शन आएगी सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, है ना। नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन का काम यही है, सब्जेक्ट इसको बढ़ाए जाना। फोर्सेस की जो वर्ब है वो आगे आएगी, देखेंगे। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कैपिटलिज्म। फोर्सेस की वर्ब है डिड नॉट री इमेजिन, नॉट यहाँ पे एक एडवर्ब है, डिड री इमेजिन यहाँ पे मेन वर्ब है। सब्जेक्ट नंबर 4 की वर्ब नंबर 4। अब देखो दैट आ गया, अगेन कंजंक्शन नंबर 4 आ गई, सब्जेक्ट नंबर 5 आएगा। 5 सब्जेक्ट हो गए इसमें, कंजंक्शन आती जा रही है, सब्जेक्ट जुड़ते जा रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज 5वां सब्जेक्ट है, मे बी रिजॉल्व रिवर्स वेज की वर्ब है, वर्ब नंबर 5। येट यहाँ पे एक एडवर्ब है, अभी भी, येट का मतलब होता है अभी भी रिवर्स किया जा सकता है। मे प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में वर्ब लगी हुई है, बी प्लस में V3 आने की वजह से। चलिए, बाय प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है रिसोर्टिंग। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एक एडजेक्टिव है, एनर्जी सोर्सेज को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसे सोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं, जो कच्चे तेल पर आधारित नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया इसमें, इतने सब्जेक्ट्स इतनी वर्ब। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ साइज़ में, और फिर एक मैप्स आपको बना के देता हूँ कितने वर्ब कितने सब्जेक्ट हमने मिलाए। चलो ये छोटा कर दिया, अब आपके सामने सब चीज़ें मैप करता हूँ, देखना कितने आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो कंजंक्शन कितनी आई हैं, कंजंक्शन नंबर 1, कंजंक्शन नंबर 2, कंजंक्शन नंबर 3 और कंजंक्शन नंबर 4। 4 कंजंक्शन आई हैं, चारों फैन बॉयज़ हैं, मतलब चारों ने अपना अपना एक सब्जेक्ट लेकर के आई हैं साथ में। तो पहला सब्जेक्ट तो था वर्ड लीडर, जो कि आना ही था एक सेंटेंस में। इन 4 की वजह से 4 सेंटेंस 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं। तो बिकॉज की वजह से सब्जेक्ट नंबर 2 आया है सीबीडी, मच एज की वजह से सब्जेक्ट नंबर 3 आया है सीओपी, अंटिल की वजह से सब्जेक्ट नंबर 4 आया है फोर्सेस, और दैट की वजह से सब्जेक्ट नंबर 5 आया है क्लाइमेट चेंज। तो 5 सब्जेक्ट आए हैं, 4 कंजंक्शन प्लस में एक सब्जेक्ट जो ओरिजिनली होता है। अब हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वर्ब है। वर्ड लीडर की वर्ब है सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 आर। सीबीडी की वर्ब है इज, यानी कि फ्रेम्ड, इज फ्रेम्ड पूरी, है ना। कॉप की वर्ब है यूज टू बीइंग। फोर्सेस की वर्ब है डिड नॉट री इमेजिन, और क्लाइमेट चेंज की वर्ब है मे येट बी रिवर्स्ड। अब बाकी चीज़ें आप जोड़ दोगे, बाय से रिसोर्टिंग को, टू से एनर्जी सोर्सेज को, ऑफरिंग इसका एडजेक्टिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लार्जली एक एडवर्ब है, एज प्लस में एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न, ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, एज प्लस में नाउन का कॉम्बो, इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है बिगिनिंग, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है कैपिटलिज्म, बाकी सब हो गए, है ना। ऐसे पूरा 5 सब्जेक्ट और 5 वर्ब का पेयर आपने बना रखा है। अब इसमें एरर्स कहाँ हैं, ध्यान से देखते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट करवाएंगे आज आपको, यूज्ड वाला। याद रखें, इंग्लिश में जब भी यूज नाम का आपको वर्ड दिखे तो ये 3 काम करेगा, या तो ये एक्टिव वर्ब होगा, या ये पैसिव वर्ब होगा, या ये एडजेक्टिव होगा। यूज्ड एक नहीं है इंग्लिश में, यूज्ड 3 भाई हैं, जुड़वा भाई, है ना। तो फिर यूज के बाद में टू के बाद में क्या लगेगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। पहले आपको भाई पकड़ना है, तीनों में से कौन सा है, एक्टिव वर्ब है, पैसिव वर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है। अब दिखा देता हूँ कैसे कौन सा भाई क्या काम करता है। जब ये एक्टिव वर्ब होगा या पैसिव वर्ब होगा तो उस केस में देख लेते हैं, मैं पूरा डायग्राम आपके सामने निकाल देता हूँ, है ना। देखो, जब ये एक्टिव वर्ब होगा तो ये पास्ट की हैबिट को बताएगा। ही यूज टू स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे, वो पढ़ा करता था, उसकी आदत थी रोज़ 10 घंटा पढ़ाई करने की। आधी बात समझ में, एक्टिव वर्ब है ना, यहाँ पे यूज आ रहा है अकेले, इसके पहले कोई इज, एम, आर, वॉज, वर, V3 जो लगा करके नहीं आ रहा, एक्टिव वर्ब है। तो पास्ट हैबिट बताई जाएगी एक्टिव वर्ब के केस में, और इस केस में हमेशा यूज जब एक्टिव वर्ब बनेगा तो अपने बाद में
टू लगा के वर्ब की बेस फॉर्म को लेगा। और जब अगर पैसिव वर्ब बनेगा तो उस केस में कोई हैबिट नहीं बताई जाएगी, यूसेज बताया जाएगा किसी चीज़ का। वुड इज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन कनाडा। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है घरों को बनाने में कनाडा के अंदर। आ रही बात समझ में? जैसे दूध का इस्तेमाल किया जाता है दही बनाने के लिए, जैसे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है दरवाजे बनाने के लिए, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है कनाडा में घर बनाने के लिए। इज प्लस में यूज्ड, इज प्लस में यूज्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। यूज्ड इज यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस बना हुआ है और यहाँ पे किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। इस केस में भी यूज अगर वर्ब है ना तो अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। याद रखें, यूज जब भी वर्ब हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को लेगा। अब तीसरा तरीका देखो, यूज्ड कभी कभी एडजेक्टिव बन जाएगा और ये किसी हैबिट को बताएगा, पास्ट की, फ्यूचर की या प्रेजेंट की। जैसे ही इज यूज टू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स अ डे, वो यूज्ड है, ही इज यूज का मतलब है आदी। वो आदी है रोज 10 घंटा पढ़ने का, वो आदी है रोज दोपहर तक सोने का, वो आदी है रात में देर से देर तक जगने का, वो आदी है खाना लेट खाने का, वो आदी है फास्ट फूड खाने का, वो आदी है एक्सरसाइज करने का या एक्सरसाइज ना करने का। आ रही है बात समझ में? आदि है या आदि था या आदि होगा, टेंस किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ वो पास्ट हैबिट की बात नहीं हो रही, कोई भी हैबिट हो सकती है, पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। तो क्या हुआ जी इस केस में, जब हैबिट आ रही हो और यूज्ड से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसा कुछ आ रहा हो तो उस केस में यूज्ड एक एडजेक्टिव होगा और अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन को लेगा। आगे बात समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, इन दोनों का मिक्सचर जब होता है ना, यूज्ड अपने पहले इज, एम, आर, वॉज, वर भी ले लेता है और अपनी एक हैबिट भी बताता है, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, तब यूज्ड अपने बाद में टू लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन को लेता है। तो ये पूरा केस है। आप कहेंगे तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं 10-15 मिनट की, यूज को कैसे कैसे यूज़ करना है, ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ। तो 3 एग्जांपल्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा उससे। ठीक है, ये देखो, आई एम नॉट यूज टू हैव टी विदाउट शुगर। मैं शुगर को टी के बिना या टी को शुगर के बिना लेने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज टू हैव टी विदाउट शुगर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा इस्तेमाल किया जाता है, मेरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है टी में शुगर डालने के लिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट यूज्ड, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है यहाँ पे एक्टिव पैसिव वर्ब नहीं है। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि मैं आदी नहीं हूँ बिना जो है शुगर के चाय पीने का। आदी पने की बात हो रही है, इज, एम, आर यूज से पहले आ चुका है, यूज्ड एक एडजेक्टिव बन चुका है, ये बन गया है मेन वर्ब। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा सर, यहाँ आएगा हैविंग। आदी पने की बात प्लस में इज, एम, आर पहले आ जाए तो यूज्ड अपने बाद में या तो नाउन या फिर वर्ब लेगा तो आईएनजी फॉर्म में, बस ये याद रखना है। बैक इन द टाइम पीपल यूज टू एक्सचेंजिंग गुड्स, पुराने वक्त में लोग आदी थे गुड्स को एक्सचेंज करने के। अब देखो पास्ट हैबिट बताई जा रही है, आदी बनने की बात हो रही है, लेकिन यूज से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं आ रहा, मतलब यूज एक्टिव में वर्ब है, यूज इज एक्टिव वर्ब। और एक्टिव वर्ब में क्या होता है भाई, एक्टिव वर्ब में क्या होता है, यूज्ड अपने बाद में वर्ब फॉर्म में, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, वर्ब की बेस फॉर्म को लेता है। बेस फॉर्म आती है एक्सचेंज, तो यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स आएगा, आईएनजी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सम ओल्ड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर यूज टू कवरिंग अप द स्कैम बाय द मैनेजमेंट। कुछ पुराने एम्प्लॉइज जो थे कंपनी को, उनको इस्तेमाल किया गया था, उनको इस्तेमाल में लिया गया था कवर अप करने के लिए, ढकने के लिए, हाइड करने के लिए पूरे घोटाले को मैनेजमेंट के द्वारा। मीनिंग निकला कि नहीं निकला? वर यूज टू, वो आदी नहीं थे, वो कवर अप करने के आदी नहीं थे, बाय द मैनेजमेंट लग गया तो आपको वैसे ही पता लग गया पैसिव बना हुआ है। उनको इस्तेमाल किया जाता था मैनेजमेंट के द्वारा स्कैम को कवर अप करने के लिए। भाई एक्टिव नहीं पैसिव वर्ब है यहाँ, वर यहाँ पे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वर्ब है तो यूज टू के बाद में कभी भी वर्ब फॉर्म में आईएनजी आता ही नहीं है, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो यहाँ इसको निकाल देंगे, लिखेंगे कवर अप। थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल में आपको और इतने लॉजिक के साथ में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना। इस डायग्राम को याद रख लेना, एक अलग से वीडियो करूंगा इस वीक के अंदर 5 मिनट की, इस यूज़ को अलग से करेंगे। अब मुझे बता दो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो यहाँ पे द कोप यूज्ड टू बीइंग आएगा या बी आएगा? भाई जैसा कि कोप हुआ करता था, पास्ट हैबिट की बात हो रही है, पास्ट हैबिट की बात हो रही है सर। तो यूज्ड टू प्लस में एक्टिव में वर्ब की बेस फॉर्म, बीइंग गलत है, यहाँ आना चाहिए बी। आई यूज टू बी दैट, आई यूज टू बी ए टीचर, कॉप यूज टू बी समथिंग, है ना। ही यूज टू बी ए सोल्जर,
द मूवी यूज टू बी वेरी गुड, द सॉन्ग यूज टू बी वेरी पॉपुलर। आ रही है बात समझ में? यूज टू प्लस में बी, यूज यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब की एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव में यूज अपने बाद में बी लेगा, बीइंग ले ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तब लेता है जब ये एडजेक्टिव हो और आदि पने की बात कर रहा हो। चलो ये होगी आपकी एरर नंबर 1, थोड़ी सी लंबी है, डिटेल में करवा दी है। अब आ जाओ एरर नंबर 2। ये दूसरी आप सभी ने पकड़ ली होंगी। सब्जेक्ट 1 अगर लीडर है तो वर्ब आर नहीं, यहाँ पे आएगी वर्ब इज। देयर के बाद में जब भी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये होगी एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। एरर नंबर 3 कहाँ रखी है? अनटिल के बाद में, अनटिल, लेस्ट और अनलेस तीनों अपने बाद में वर्ब की क्या लेते हैं? जो भी फॉर्म लेते हैं अफर्मेटिव में लेते हैं, नॉट कभी नहीं लेते। आसान भाषा में अगर समझें तो, कर चुके ना कॉन्सेप्ट। तो डिड नॉट इमेजिन गलत है यहाँ, अनटिल आ गया भाई, अब नहीं लगेगा डिड नॉट, नॉट निकाल दो और फिर डिड की जरूरत भी नहीं है, यहाँ इमेजिन लिख दो। अनटिल द फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म री इमेजिन्ड दैट। समझ आ गई ना बात? तो ये जो आपने नॉट के लगा के जो रायता फैलाया है अनटिल के बाद में, ये गलत है। अनलेस, अनटिल और लेस्ट तीनों अपने बाद में, अनलेस, अनटिल और लेस्ट तीनों अपने बाद में कभी भी नॉट को नहीं लेते हैं, क्योंकि इन तीनों में ना लगा हुआ है। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। तो ना हो, ना हो, ना तो लग गया ना भाई, तो ना लग गया तो फिर और ना क्यों लगाते हो? तो अनटिल के बाद में डज नॉट गलत है, ये डज नॉट को निकाल दे, यहाँ लिख दें कम्स। लेस्ट के बाद में वी डू नॉट गलत है, डू नॉट को निकाल दे, यहाँ लिख दें मिस, है ना। चलो तो ये कॉन्सेप्ट आज बहुत डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ हिंट दी है, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, लेस्ट वाला, अनटिल वाला, अनलेस वाला। ये थी सर आपकी एरर नंबर 3। चलिए यहीं रैपअप करेंगे आज के सेशन को। आज का एक क्विज क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाला। कुछ एरर्स हैं इसमें, ब्रेक करके रखो, अगली क्लास इसी क्वेश्चन से शुरू करूँगा। एरर्स जो इसमें रखी हैं वही पहले ब्रेक करके देखेंगे। कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे, लेक्चर के नीचे जो फर्स्ट कमेंट है वहाँ पे इसके आंसर्स भी डाल रहा हूँ। पहले अपनी एरर्स निकाल लेना, फिर मेरे आंसर से मैच करना, आउट ऑफ 3 या 4 जो भी एरर आपको जितनी मिली बताना, है ना। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।